हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी वीडियो है वो कक्षा 12 वितान भाग 2। आप सभी इस पुस्तक को पढ़ रहे होंगे, हमारे सिलेबस में दी गई है। पीजीटी हिंदी के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इसके वन लाइनर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सभी पाठों से लेकर आई हूँ। 4 पाठ हैं आप लोगों को। केवल 2 वीडियो में मैंने टारगेट रखा है कि मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन उपलब्ध करवा दूंगी। तो इत्मीनान से बैठिए, ध्यान से बैठिए। आपने जो पाठ पढ़ लिया है उस पर आप फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको ये आंसर आए। अगर नहीं आए तो भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जब आप पाठ पढ़ोगे तो जब आप पढ़ोगे तो आपका फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है विद्यार्थी वो तो एमसीक्यूज का है। तो एमसीक्यूज तो हमें लगाने ही पड़ेंगे। कहानी पढ़कर भी हम कई बार क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आइए लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को सबसे पहले विद्यार्थियों अपने मित्रों के साथ आप शेयर ज़रूर कर दिया करें। सबसे पहला पाठ है हमारा सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का जो नाम है वो क्या है? मनोहर श्याम जोशी नाम है। ठीक है, सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी। और इस कहानी की मूल संवेदना क्या है? पीढ़ियों का अंतराल। ठीक है, सिल्वर वेडिंग पाठ की किस विधा में रचित है? ये कहानी विधा में है। कहानी के अनुसार नई पीढ़ी किसे अधिक महत्व देती है? तो नई पीढ़ी भौतिकतावाद को अधिक महत्व देती है। ठीक है, सिल्वर वेडिंग शादी की कौन सी सालगिरह होती है? तो ये सबको पता ही है। सिल्वर वेडिंग कब मनाई जाती है? जब शादी की 25वीं सालगिरह होती है। और कौन मना रहा है इसको? यशोधर बाबू के विवाह की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है। पूरा पाठ यशोधर बाबू पर ही आधारित है। यशोधर बाबू का विवाह कब हुआ था? 6 फरवरी 1947 को हुआ था। ठीक है, यशोधर बाबू कैसे व्यक्ति थे? शांति प्रिय थे, मर्यादक थी और संस्कारित थे। ये तीनों तरीके से थे। सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र सभी को पता चल ही गया होगा, यशोधर बाबू ही थे। यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या था? वाई.डी. पंत। पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते थे? ये 12th में अभी भी ये क्वेश्चन आया है विद्यार्थियों। प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमसे भी पूछ सकता है। किशन दा को वो अपना आदर्श मानते थे। किशन दा का पूरा नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यूज में। किशन दा यशोधर बाबू को अपना कौन सा पुत्र मानते थे? तो अपना मानस पुत्र ये मानते थे। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए किशन दा यशोधर बाबू को क्या कहकर बोलते थे? तो किशन दा जो है यशोधर बाबू को भाऊ अर्थात बेटा कहकर बोलते थे। दिल्ली आकर यशोदा बाबू किसकी छत्र छाया में रहने लगे थे? तो किशन दा ने ही उनको रहने के लिए स्थान दिया था। कहानी सिल्वर वेडिंग में किशन दा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा, उनका जो मतलब सब लोग क्या बोलते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है? तो जो हुआ होगा से कहानीकार का व लेखक को मतलब क्या अर्थ है यहाँ पर? जो हुआ होगा का पूछा गया है। तो लेखक को किशन दा की मृत्यु का कारण पता ही नहीं चला कि उसका जो कारण है उनकी मौत के साथ ही चला गया। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की संबंध किसकी मृत्यु से है? किशन दा की मृत्यु से ये संबंधित है। मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सियाने लोग उसमें रहते हैं। यह कथन किसने कहा था? किशन दा ने। किसको कहा था? यशोधर बाबू को कहा था। ठीक है, किशन दा का हृदय कैसे हृदय के व्यक्ति थे? सरल हृदय के व्यक्ति थे। यशोधर बाबू अपने परिवार को किसके संस्कारों में ढालना चाहते थे? क्योंकि वो अपना गुरु किसे मानते थे? किशन दा को मानते थे, इसलिए उन्हीं के अनुसार वो अपने परिवार को भी ढालना चाहते थे। यशोधर बाबू कैसी जिंदगी जीना चाहते थे? सादगी भरी। यशोधर बाबू के रहने वाले कहाँ के रहने वाले थे? यशोधर बाबू उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले के ये रहने वाले थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है विद्यार्थियों। यशोधर बाबू की कितनी संतानें थी? तो यशोधर बाबू की 4 संतानें थी। 3 बेटे थे और 1 उनकी बेटी थी। ठीक है, यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे? तो यहाँ पे बॉय सर्विस के रूप में वो नियुक्त हुए थे। यशोधर बाबू कौन से पद पर नियुक्त थे? यशोधर बाबू सबसे पहले हुए थे बॉय सर्विस के नाम पद पर, और फिर बाद में बन गए थे वो सेक्शन ऑफिसर। यशोधर बाबू को कौन सी सवारी निहायती बेहुदा लगती थी? तो स्कूटर उनको बेहुदा लगती थी। अपने ऑफिस कैसे जाते थे यशोधर बाबू? पैदल जाते थे। यशोधर पंत रोजाना सुबह शाम अपनी घड़ी किससे मिलाते थे? तो वो अपना समय रेडियो से मिलाते थे। रेडियो का एक्यूरेट समय वो मानते थे। दफ्तर की घड़ी में कितना समय होने पर यशोधर बाबू कर्मचारी की सुस्ती पर कटाक्ष करते हैं? जब 5:25 हो जाते हैं। अर्थात यशोधर बाबू के अनुसार जो दफ्तर की घड़ी है वो सुस्त है अर्थात लेट है। चलिए, यशोधर बाबू अपनी पत्नी व बच्चों से क्या उम्मीद रखते थे? सम्मान की उम्मीद करते थे। वो आज सभी माँ बाप करते हैं। अपनी पत्नी के मॉडर्न बनने पर यशोधर बाबू क्या कहकर उसका मजाक बनाते थे? चटाई का लहंगा, श्यानल बुढ़िया और बूढ़ी मुहासे लोग करे तमाशा। ठीक है, ये कहकर उनका वो क्या बनाते थे? मजाक बनाते थे।
यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती थी? हमेशा अपने बच्चों का साथ देती थी। आज भी माएँ जो हैं भारतीय समाज में बच्चों का ही साथ देती हैं। यशोधर बाबू को चड्ढा की कौन सी बात इम्प्रॉपर महसूस होती है? तो ये चड्ढा की पूछ रहा है। तो चौड़ी मोहरी वाली पतलून जब वो पहनते हैं और ऊंची एड़ी के वो जब जूते पहनते हैं, तो यशोधर बाबू का ये बहुत फेमस डायलॉग है, सम हाउ इम्प्रॉपर। ठीक है। यशोधर बाबू के बड़े लड़के का नाम क्या है? भूषण। याद कर लीजिए, पूछ सकता है, स्टार बना लीजिए इस पे। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का भूषण क्या करता था? विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। भूषण किस में करता था? विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। और उसको कितने रुपए मिलते थे? 1500 रुपए प्रति माह उसको मिलते थे। यशोधर बाबू का दूसरा बेटा क्या कर रहा था? आईएएस की तैयारी कर रहा था। ये पूछ सकता है आप लोगों से प्रश्न विद्यार्थियों, जब आप पाठ पढ़ोगे तो इन चीजों पे फोकस किया करें। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ, कौन से विदेश चला गया था? अमेरिका में वो चला गया था। यशोधर बाबू की बेटी क्या करना चाहती थी? डॉक्टर की पढ़ाई के लिए वह भी अमेरिका जाना चाहती थी। अपनी सिल्वर वेडिंग की पार्टी के लिए यशोधर बाबू ने अपने ऑफिस वालों को कितने रुपए दिए थे? तो अपने ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, 30 रुपए उन्होंने दिए थे। ऑफिस से छुट्टी होने पर यशोधर बाबू कहाँ जाते थे? ये बिड़ला मंदिर में जाते थे। यशोधर बाबू की किससे तकरार होती रहती थी? पत्नी और बच्चों से। ये 30 रुपए वाला क्वेश्चन पे स्टार कर लीजिए विद्यार्थियों, इसको नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है। ठीक है। यशोधर बाबू की बेटी क्या पहनती थी? जीन्स व सैंडो। सैंडो किसे बोला गया? सैंडल्स को बोला गया है। कैसे सैंडल पहनती थी? ऊंचे सैंडल वाले, हील वाले पहनती थी वो। अपने बच्चों के साथ यशोधर पंत का व्यवहार कैसा था? अलगाव भरा था। उनके विचार उनसे मैच नहीं होते थे, तो इसलिए वो उनसे कटे कटे रहते थे। माँ की मृत्यु के पश्चात यशोधर पंत किसके पास व कहाँ रहे थे? अपनी बुआ के पास अल्मोड़ा में रहे थे वो। यशोधर पंत की सिल्वर वेडिंग का प्रबंध किसने किया था? उनके बड़े बेटे भूषण ने किया था। बच्चों ने सिल्वर वेडिंग अवसर पर यशोधर बाबू को क्या उपहार दिया था? एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन उनको उपहार में दिया था। सिल्वर वेडिंग में जो ऊनी ड्रेसिंग गाउन लेते समय यशोधर बाबू को बेटे की कौन सी बात चुभ गई थी? ऊनी गाउन को पहनकर दूध लाने की बात अपने बेटे की उनको चुभ गई थी, कि वो ये चाहते थे कि अब जो है दूध लाने की जिम्मेदारी उनसे ले ली जाए और उनका बेटा ये कहे कि जो दूध तो पिताजी अब मैं ले आया करूंगा, आप बूढ़े हो गए हैं। लेकिन ऐसा उनके बेटे ने नहीं कहा, बल्कि एक उनको ऊनी गाउन लाकर ये कहा कि दूध लाने में इनको आसानी हो जाएगी। यशोधर बाबू कौन सी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो पुरानी पीढ़ी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। यशोधर बाबू की बेटी शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि वह डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कहाँ जाना चाहती थी? अमेरिका जाना चाहती थी। यशोधर बाबू किन वाक्यों को बार बार दोहराते हैं? तो वो एक ही बात बोलते रहते हैं, सम हाउ इम्प्रॉपर और जो हुआ होगा। जो हुआ होगा किशनदा की मृत्यु से संबंधित डायलॉग है। सिल्वर वेडिंग की कहानी किस बारे में बताती है? दो पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी व नई पीढ़ी के बीच के अंतराल व वैचारिक मतभेदों को यह कहानी दर्शाती है। तंजिया का अर्थ क्या है? व्यंग्यात्मक। इसका अर्थ तंज कसना अर्थात व्यंग्य कसना। यशोधर बाबू का परिवार किस संस्कृति में ढलने में सफल रहा था? पूर्णतः किस में ढल गया था? पाश्चात्य संस्कृति में वो गिर गया था। यशोधर की पत्नी के चचेरे भाई का नाम क्या है? गिरीश उनका नाम था। यशोधर बाबू के अनुसार कैसी विचारधारा संस्कारों और मर्यादाओं को समाप्त कर देती है? पाश्चात्य विचारधारा। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यह कथन किसने बोला था? यशोधर बाबू ने बोला था। सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू का व्यवहार कैसा था? विचित्र था। वो घंटों तक पूजा पाठ में बैठ गए थे और फिर बाहर गमछे में ही निकल कर आ गए थे। यशोधर बाबू के जीवन में कौन सी तीन महत्वपूर्ण बातें हैं? संस्कार, प्राचीनता से मोह और किशनदा के जीवन को ओढ़ना। तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बात मेरे बच्चे नहीं मानते हैं, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। यह कथन किसने बोला था? यशोधर बाबू की पत्नी ने बोला था। पत्नी और बच्चों के द्वारा अपने घर में किए जाने वाले आयोजनों पर कौन सी चीज़ यशोधर बाबू को सख्त नापसंद थी? तरह तरह के लोगों का घर पर आना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यशोधर बाबू किन लोगों को देखकर सम हाउ इम्प्रॉपर कहकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे? ज़्यादा आधुनिक विचार वाले लोगों को देखकर। किशनदा की तरह यशोधर बाबू अपने घर में क्या मानते थे? होली का उत्सव क्या क्या मनाते थे? जनेऊ पूजन व रामलीला। तो उन्होंने किशनदा से क्या क्या सीखा? होली का उत्सव, जनेऊ पूजन और रामलीला। जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी मनोदशा कैसी थी? द्वारका से लौटे सुदामा के जैसी थी। यशोधर बाबू जुड़े हुए थे अपनी पुरानी परंपराओं से, वो जुड़े हुए थे। तो देखेंगे हमने विद्यार्थियों 67 क्वेश्चन 9 मिनट के अंदर कर लिए। तो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है जूझ, जो कि आनंद यादव के द्वारा लिखा गया है। तो जूझ कहानी है ये भी, और किसने लिखी है? डॉक्टर आनंद यादव ने लिखी है, और इनका पूरा नाम है आनंद रतन यादव। जूझ कहानी के नायक का नाम ही क्या है? आनंदा।
ठीक है। उसकी माँ जो प्रेम से आनंद को आनंदा कहकर बोलती है। आनंद यादव का जन्म होता है 1935 में, और आनंद यादव का जन्म जो है 1935 में, ये मराठी जो जूझ कहानी है वो कौन से उपन्यास से ली है? मराठी उपन्यास है झोबी उपन्यास से इस कहानी को लिया गया है। इसको साहित्य अकादमी इस कहानी को पुरस्कार भी मिल चुका है। झोबी उपन्यास किस भाषा में लिखा गया है? मराठी में लिखा गया है। जूझ कहानी के शीर्षक का अर्थ क्या है? संघर्ष करना, जुझारूपन। ठीक है। जूझ कहानी क्या संदेश देती है? संघर्ष करने की सीख हमेशा के लिए देती है। आप इस कहानी को पढ़ोगे तो विद्यार्थियों आपको आनंद आ जाएगा। आप जो कहते हैं ना पढ़ा नहीं जाता, टाइम नहीं मिलता, कभी नींद आ जाती है, हम बहुत सारे बहाने खुद को देते रहते हैं, लेकिन आप जूझ कहानी को जब पढ़ोगे तो देखोगे एक पढ़ने के लिए विद्यार्थी क्या क्या त्याग कर सकता है। ठीक है। तो आप भी त्याग कीजिए, त्याग के बाद ही कुछ अच्छा सवेरा होता है, अच्छा कुछ मिलता है। जूझ कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है आत्मकथात्मक उपन्यास। जूझ कहानी आनंद यादव की आत्मकथा का एक हिस्सा है, यानी जो लेखक हैं हमारे उनके ही संघर्ष का यह एक हिस्सा है। जूझ उपन्यास किस श्रेणी का उपन्यास है? आत्मकथात्मक श्रेणी का उपन्यास है। यह कहानी मराठी उपन्यास झोबी का एक हिस्सा है। यह अनुवाद किसने किया था? तो यह अनुवाद किसने किया था? केशव प्रसाद वीर ने किया था। ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट है, जूझ कहानी के नायक के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं? वो संघर्षशील है, जुझारू है, परिश्रमी है और कविता के प्रति उसका लगाव है। आनंद यादव ने कौन से विषय में स्नातकोत्तर किया था? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मराठी एवं संस्कृत में उन्होंने क्या किया था? पीजी किया था, हम जिसको बोलते हैं एमए। लेखक आनंद यादव के पिता ने उनकी पढ़ाई कब छुड़वा दी थी? जब वो 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तभी उनके पिता ने उनकी पढ़ाई को बीच में ही छुड़वा दिया था। लेखक ने दोबारा कौन सी कक्षा में दाखिला लिया? 5वीं में ही लिया था। लेखक के पिता का नाम क्या था? रत्नप्पा उनके पिता का नाम था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेखक अपने पिता को क्या कहकर पुकारते थे? दादा कहकर वो अपने पिता को पुकारते थे। गांव के जमींदार का नाम क्या था? दत्ताजी राव, और इन दत्ताजी राव की वजह से ही आनंद को पढ़ने का फिर से मौका मिलता है। लेखक अपने दादा यानी पिता के सामने बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उसके दादाजी गुस्सैल व हिंसक स्वभाव के थे। लेखक क्यों पढ़ना चाहते थे? वो पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करना चाहते थे। पढ़ाई के लिए पिताजी को राजी करने का दबाव डालने के लिए लेखक अपनी माँ के साथ किसके पास गया? दत्ताजी राव के पास गया। पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की थी? अपनी माँ से की थी। लेखक को 7वीं कक्षा तक कौन पढ़ाना चाहता था? उनकी माँ उनको 7वीं कक्षा तक पढ़ाना चाहती थी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है विद्यार्थियों। लेखक की मां के अनुसार उसके पिता ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया? खुद काम करने से बचने के लिए। उसका जो पिता था यानी आनंद का जो पिता है वो अपने उसको खुद काम ना करना पड़े, इसलिए उसने किसको काम की भट्टी में झोंक दिया? आनंद को झोंक दिया था। किसके कहने पर लेखक के पिता ने लेखक को स्कूल भेजना शुरू किया? गांव के मुखिया दत्ताराव जी के कहने पर। पाठशाला जाने का समय क्या निर्धारित हुआ? सुबह 11 बजे निर्धारित हुआ। शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेतों में पानी करना होता था? 11 बजे। 11 बजे का स्कूल है तो ऑब्वियसली बात है 11 बजे से पहले उसको सारा कार्य करके जाना होगा। लेखक का दादा यानी कि पिता जल्दी कोल्हू क्यों चलवाता है? क्योंकि वह अपने गुड़ से अच्छी कमाई करना चाहता था या अधिक पैसे कमाना चाहता था। जूझ पाठ के अनुसार लेखक के घर कोल्हू चलना कब से प्रारंभ होता है? दिवाली के बाद से ही कोल्हू चलना वहाँ पे प्रारंभ हो जाता है। लेखक को किसने कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया? उनके मराठी टीचर नावा सोंधलकर। ये क्वेश्चन पूछा गया है विद्यार्थियों, याद रखिएगा इसको। सोंधेलकर किस विषय के अध्यापक थे? तो मराठी के ये अध्यापक थे। ठीक है। लेखक क्यों पढ़ना चाहता था? दोबारा क्वेश्चन आ गया, नौकरी के लिए। लेखक की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था? बसंत पाटिल उनके मॉनिटर का नाम था। बसंत पाटिल की नकल करने से लेखक को क्या लाभ पहुंचा? वो गणित विषय में प्रवीण हो गए, कक्षा में मॉनिटर जैसा सम्मान मिला, वह अध्यापक की नज़रों में एक अच्छे छात्र की उसने जगह बना ली। खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की? कोल्हू का काम खत्म होने के बाद। लेखक की माँ के अनुसार उसका पति दिन भर बाहर किसके पास रहता है? रखमा बाई के पास उसका पिता रहता है। लेखक का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने अपनी माँ से पढ़ाई की बात की? कोल्हू का काम, ये हम कर ही चुके हैं। लेखक की माँ के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे घुराता है? बरहेला यानी कि जंगली सुअर के समान वह बरहेला क्या है? जंगली सुअर की प्रजाति है, उसके समान घुराता है। लेखक के दादा यानी कि पिता की प्रवृत्ति कैसी है? वह गुस्सैल एवं हिंसक है। दत्ताराव सरकार ने दादा को क्यों डांटा? लेखक को स्कूल न भेजने के कारण।
लेखक का पिता दत्ताजी राव के यहाँ तत्काल क्यों चला गया, अपना सम्मान समझकर। ठीक है, दत्ताजी राव सरकार ने लेखक को क्या निर्देश दिए, अगले दिन से स्कूल जाने, मन लगाकर पढ़ाई करने और पिता के स्कूल ना भेजने पर तुरंत उनके पास आने का निर्देश दिया। स्कूल से छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे, 1 घंटा। लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम क्या था, मंत्री उनके कक्षा अध्यापक का नाम था। जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीन लिया था उसका नाम क्या था, चौहान। लेखक को गणित पढ़ाने वाले मास्टर का नाम भी क्या था, मंत्री। यानी कि जो उनका क्लास टीचर था वो किसका टीचर था, मैथ्स का ही टीचर था। तो दादाजी ने दत्ताराव सरकार के सामने लेखक पर क्या आरोप लगाए, सिनेमा देखने जाना, घर व खेती के कार्य में मन न लगाना और व्यर्थ यहाँ वहाँ समय घूमना। इसलिए क्या कहा दादा ने कि इस कारण से मैं इसको विद्यालय में नहीं भेजता हूँ। दादा ने अपने बेटे के सामने स्कूल जाने के लिए क्या शर्त रखी, स्कूल जाने से पहले खेतों में पानी भरना। ये कर लीजिए विद्यार्थियों याद, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। स्कूल से आने के बाद जानवर चराना और घर में काम अधिक होने पर स्कूल ना जाना। लेखक पहले दिन अपनी कक्षा की दीवार से पीठ सटाकर क्यों बैठ गया, क्योंकि शरारते बच्चे उनकी धोती खींच रहे थे। आनंद की कक्षा में शरारत किस कारण कम होने लगी, गणित के अध्यापक द्वारा शरारती बच्चों की पिटाई किए जाने के बाद। लेखक को अकेलेपन में आनंद क्यों आने लगा, क्योंकि अकेले में वो अपनी कविताओं को लिख सकता था, उनका खुलकर गा सकता था और उनमें अभिनय भी कर सकता था। जूझ कहानी के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। अब उन्हें अकेलापन अच्छा लगने लगा और अकेलेपन से उसकी बोरियत समाप्त हो गई। लेखक के मराठी शिक्षक की क्या विशेषताएं थी, उनको कविता में छंद, अलंकार, गति, आरोह अवरोह का क्या था, मराठी शिक्षक को अच्छा ज्ञान था। आप ध्यान रखिएगा जो मराठी शिक्षक हैं इनके सोंदेलकर जी, उन्हीं से यहाँ पर हमारे लेखक आनंद जी ने कविताएं लिखना सीखा था। ठीक है विद्यार्थियों, उनकी मराठी भाषा की कविताओं के अलावा सोंदेलकर किस भाषा की कविताएं कंठस्थ याद थी, ये भी याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुजराती भाषा की कविताएं भी उनको याद थी। आनंद और उसकी माँ ने दत्ताजी राव से किस बात के लिए आग्रह किया, उन दोनों की उनके पास आने की बात दाता को न बताने का आग्रह किया। आने दे अब उसे मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। यह कथन किसने कहा था, दत्ताजी राव ने लेखक की माता से कहा था। अगर आनंद और उसकी माँ ने झूठ का सहारा न लिया होता तो आनंद अशिक्षित ही रह जाते और वो कविताएं भी नहीं लिख पाते। कविता पाठ करते समय मराठी अध्यापक क्या करते थे, बीच बीच में उन्हें अपने संस्मरण सुनाते थे। ठीक है, एक विधा है। तो विद्यार्थियों आज हमने 2 पाठों के MCQs कर लिए हैं और कल भी मैं आगे के 2 पाठों के आप लोगों को MCQs करवाऊंगी। अगर आप लोगों ने ये कहानी अभी तक नहीं पढ़ी है, इस महीने तक जनवरी के एंड तक आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं विद्यार्थियों वो समाप्त हो जानी चाहिए, तभी तो आप बाकी चीज़ों की तैयारी कर पाओगे। तो आपके लिए ये यहाँ से MCQ सफिशिएंट है। इन लेखकों का जीवन परिचय भी मैं कोशिश करूँगी उपलब्ध करवाने की। यदि मैं नहीं देती हूँ तो आप पाठ्य पुस्तक से ज़रूर पढ़ लें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें। आपके जो क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बताएं। तैयारी तन मन धन से पूरी तरीके से अपनी तैयारी को समर्पित कर दीजिए विद्यार्थियों। यदि आप अच्छा एक शिक्षक बनना चाहते हैं 2023 आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।